हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अतुल फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। आप लोग को वापस से स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल में। आज तो वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। और सब सोच रहे होंगे भाई ये फ्रिक्शन यही तो है, इस पे न्यूमेरिकल्स क्या करना है, इसको तो फेंक दो भाई, इसको तो कचरा है, इसको बाद में करेंगे इसको तो। पर देखो, अभी जो मैं ऐसे ऐसे मिथ्स इसमें बर्स्ट करूँगा ना, उसको देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कसम से। तोते कबूतर सब उड़ जाएंगे। क्योंकि भैया फ्रिक्शन एक बहुत प्यार से टॉपिक है और उसको एक तरीके से तुम कैसे तो स्पेशल अटेंशन तो नहीं, सम अटेंशन चाहिए होता है उसके न्यूमेरिकल्स एकदम 101% एक्यूरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट तो कोई चीज़ होती नहीं है, थोड़ा क्वांटम नहीं लगा तो कोई बात नहीं। चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही अद्भुत सा टॉपिक, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को सोचते ही सच बताना तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में फ्रिक्शन को सोचते से ही आती है, ये आती है या फिर तुम चल रहे हो वो उसकी याद आती है। ठीक है, वैसे ये सारी अगर आप दे रहे हो किसी को डेफिनेशन, अगर कोई बंदा ऐसे पकड़ ऐसे कहा आता है ए बोल भाई क्या है फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो तुम बोलोगे भाई ये है वो है, वो हाफ इनकरेक्ट हो गई। वो अगर मैं होता ना तो चाटे पड़ता ये है। ठीक है, तो असलियत में फ्रिक्शन की डेफिनेशन थोड़ी वाइड है, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। कि आप सिंपली ऐसे हाथ को रब करके आप बोल रहे हो कि भैया फ्रिक्शन है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो हमेशा मोशन को ओपोज करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, मिसकंसेप्ट है कि फ्रिक्शन को लोग हमेशा ऐसा समझते हैं कि वो हमेशा मोशन को ओपोज करता हो, पर ये भी नहीं है, ये एक मिथ हो गया जो भी हम बस्ट करेंगे। जैसे जैसे आप समझो, जैसे जैसे वीडियो ऑन होगी वैसे वैसे आप समझोगे। तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया मैंने आप लोग के लिए। ठीक है, तो अभी जिस लोग ने फ्रिक्शन एकदम 100% हो गया, मैं बोलता हूँ उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें नई नई एक दो और बातें पता चलेगी तुम लोग को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन, ठीक है फ्रिक्शन है, होता है, नेचर में होता है, तो आता कैसे। ठीक है, एग्जाम मत लिख के आ जाना कि भगवान की वजह से, जो क्या ट्रू है भगवान की वजह से आता है, भगवान की लेन देन है। पर अभी जो आप फिजिक्स की भाषा में लिखोगे ना आएगा तो देखो क्या होता है कि ये हमने बना दिया है सरफेस, ये हमने एक कोई सा भी सरफेस बना दिया है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल सपोज करो रोड है, उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, जिसका जो मास है वो है m। ठीक है, इसका मास है हम लिखते नहीं चलेगा। तो अभी आप देखो कि अभी एक चीज आपको देखनी होगी कि इसमें कांटेक्ट फोर्स होता है ना। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रहते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब एक काम करो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको आप टेबल मान लो कि ये सरफेस है टेबल, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है ऑफ मास m। तो अब देखो कि जो ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। भाई ग्रेविटी है, नीचे गिरना चाहिए, पर जो टेबल है उसको अपोज कर रहा है, वो कांटेक्ट फोर्स ऐसा बन रहा है कि अपोज हो रहा है। ठीक है, और जो कांटेक्ट फोर्स अभी उसका पैदाइश कैसे होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कांटेक्ट फोर्स पैदा कैसे होती है। तो कांटेक्ट फोर्स इस आप देखोगे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत भारी भारी सा लग रहा है, कम करो इसको। चलो मैं आपको विजुअलाइजेशन करवाता हूँ थोड़ी सी। तो अभी आप सोचो, अगर आप इसको एकदम जूम कर दो एकदम, ठीक है एकदम जूम कर दो, बूम, पूरा एकदम भाई कमरा भर जाएगा इसको जूम करने में, तो बोर्ड तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसको जूम कर दो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसके मॉलिक्यूल्स के साथ होंगे, है ना। तो देखो, जब आपको मालूम है कि एक एटम्स होंगे, वुड के एटम्स होंगे, और वुड जिससे बना होगा कौन से वाले मटेरियल के ऊपर, ब्लॉक के भी एटम्स होंगे, आयरन का ब्लॉक समझो, आयरन के, तो उनके ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे। तो इनके दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड जब टकराएंगे ना, वैसे इसका इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, वो भी छोड़ो रहने दो, पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो एटम के अंदर, जब एटम एकदम हम लोग एकदम जूम वाले नेचर पर जाते हैं ना, तो जो इनके बीच में जो होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। एक तरीके से वो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड बन जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है। इतनी फोर्स आ रही है वो जो मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं एक दूसरे से, कि वो उसको ओपोज कर रहा है mg यानी आप देख लो कि आपका वेट यानी आपका फोर्स जो नीचे लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ऐसा लगता है ना भैया mg, लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आए हो कि नहीं, पढ़ के आए ना, हाँ ठीक है। तो mg लगेगा, mg को ओपोज करेगा। ठीक है,
तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स को कहते हैं। ओके, तो जनरली ना कॉन्टैक्ट फोर्स की हम लोग डायरेक्शन ऐसे फिक्स नहीं कर सकते। मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ना, अभी आप लोग को लग रहा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स इस केस में यू ऐसा परपेंडिकुलरली ऊपर होने वाला है, जो कि हाँ एक हद तक सही है। पर कॉन्टैक्ट फोर्स की हम लोग डायरेक्शन ऐसे फिक्स नहीं करते कि भाई परपेंडिकुलरली कर रहा है, पैरेलली कर रहे हैं क्या, तो हम लोग उसको लेट कर देते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्स की जो डायरेक्शन होने वाली है ना, वो फॉर सपोज करो कि वो कुछ ऐसी होने वाली है। ठीक है, ये हम कर लेते हैं कैपिटल एफ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू intermolecular attraction between two body surfaces in contact। hence इसका नाम कॉन्टैक्ट फोर्स रखा है। तो आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो पूछते तो है नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी का पेपर आता है, पर समझने के लिए आपको लिखना है तो यू लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को, फिर इंटरमॉलिक्यूलर। समझ जाए? तो जनरली क्या होता है कि आप एक बार इसको कॉपी कर लो, चलो। तो इसका जो अब इसके अब हमको कंपोनेंट्स में हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ठीक है, अब आप देखोगे कि mg के साथ ये कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे एक इक्विलिब्रियम बना रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा का वैसा पड़ा है टेबल के ऊपर, है ना। तो क्या हो रहा है ना, इसका ये लग रहा है इधर, सपोज करो क्या करो, लग ही रहा है mg, तो mg को जो फोर्स अपोज करेगा ना, वो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का एक ना एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट होगा, इसका मतलब क्या है, इसका आप मुझे बताओ mg को अपोज कौन करना चाहिए? जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जो इसके ऐसे ऊपर होगा, तभी तो काट पाएगा ना। तो ये होने वाला है एक, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली आप देखोगे फिजिक्स की बुक में ऐसे भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन ऐसा वाला एन। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस करता है। और एक कंपोनेंट होता है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि आप कहते हो प्यारी सी लैंग्वेज में फ्रिक्शन डाला, जिसको आप स्मॉल एफ जैसे भी डिनोट करते जैसे दिखेगा आपको। ओके, तो अभी इस प्ले में, ठीक है, इसमें अभी सिर्फ ये चीज प्ले कर रही है, इसकी वजह से अभी इक्विलिब्रियम है। जब जैसे जैसे अगर आप टेबल पे आप स्लाइड करोगे ना, तो दोनों चीज आएगी, और फिर बाद में बहुत लंबी कहानी होगी, वो अब हम देखेंगे आगे। तो यही है, लंबी कहानी नहीं होगी, पहले ही डरा देता है यार लंबी कहानी होगी। लंबी कहानी नहीं, बहुत एकदम शानदार सी कहानी होगी। तो देखो, अभी आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि फ्रिक्शन का जन्म कैसा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, मेरे को मालूम है अभी तुम लोग को थोड़ा वियर्ड सा लगेगा कि मैं पहले क्या पढ़ा रहा हूँ फिर क्या पढ़ा रहा हूँ, पर टू बी ऑनेस्ट में आपको समझ में आएगा। जो जो मैं पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में जाएगा, टेंशन मत लो। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई तो भैया लाइक कर दीजिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई तो भैया लाइक कर दीजिए, और नहीं आई तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं कैसे आएगी? अरे यार, मैंने अपना खुद का ही जाल बिछा दिया यार, अपना सब्सक्राइब मिलेगा नहीं मेरे को। तो अभी आपको सबसे पहले हम सिखाएंगे कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन है। सब लोग तो पहले काइनेटिक पढ़ाते हैं, का चालू हो गई है। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अभी वापस से सपोज कर लेते हैं कि ये है अभी रोड, ये है आपकी रोड, और ये है आपकी वाहन। ठीक है, इसकी हेडलाइट कुछ ऐसी है, ये आपके बन गए हैं विंडो। ओके, ये आपकी वाहन है। वाहन के पहिए नहीं है वैसे तो, वाहन के पहिए मैंने गलती से बना दिए। ठीक है, वाहन के पहिए मैंने गलती से बना दिए। वाहन छोड़ो, एक ब्लॉक ही रख देते हैं, बड़ा मैसिव सा साइज का। अब आप देखो कि अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर आपने इधर फॉर सपोज 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और कुछ हुआ ही नहीं,
कुछ हुआ ही नहीं, ब्लॉक मूव ही नहीं किया, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ इज हाई, जितना इसका बड़ा मास हो, इसका कुछ ज़्यादा मास हो। तो इस केस में पता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होने वाला है, हमेशा जिस डायरेक्शन में ये मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है उसी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन इधर प्ले करने वाला है, तो इसका भी स्टैटिक फ्रिक्शन, इस केस में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोग समझना कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन देखो कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, टोटल चार तरीके के होते हैं, एक्चुअली वो 5 तरीके के होते हैं, पर 4 तरीके के होते हैं, उसमें से हम लोग 3 पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर बाद में आपका रोलिंग फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सॉलिड सॉलिड के बीच में होता है, और फिर बाद में गैस गैस के बीच में होता है, लिक्विड लिक्विड और गैस गैस वाले के बीच में हम लोग उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, फ्रिक्शन नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसी कूल बनने के लिए विस्कोसिटी बोलते हैं, ओके। तो अभी विस्कोसिटी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है, अभी इधर ध्यान दो। तो जब दो बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्टिव स्लिप नहीं होते, स्लिप का मतलब कि ऐसा रगड़ते नहीं है एक दूसरे के रेस्पेक्टिव में, ठीक है, एक तरीके से ऐसे एक ही स्टिल पर रहते हैं, तो उस केस में हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जब स्लिप नहीं कर रहे होते हैं और एक ऑफ द बॉडी पर मतलब उसमें से दो बॉडी होंगे, दो बॉडी जब स्लिप नहीं करेंगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन प्ले में आता है, और ऊपर से एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें ये बराबर कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एक दूसरे को, है ना, ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर ऐसे फोर्स लग रहे हैं कि वो ओपोज कर रहे हैं जितना फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा है। इतना समझ में आया? तो अब देखो, अब धीरे धीरे करके मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ, ये भी 7 हो गया, अब भी नहीं हिल रहा। अब मैंने इतनी बड़ी कर दी, सपोज करो 100 न्यूटन कर दिया, 100 न्यूटन कर दिया। अब क्या हुआ है कि ब्लॉक में एक छोटा सा चेंज आया है, ठीक है, एक छोटा सा, ये अभी देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एक छोटा सा चेंज आया कि भाई ये ना ऐसा लग रहा है कि मूव नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मूव नहीं हो रहा है, पर आप बहुत जूम करके देखोगे ना, ये 0.00001 मिलीमीटर मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा एक थोड़ा सा होकर, है ना। तो इस केस में क्या होने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होने वाला है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलो वापस बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि चलो ऐसा सपोज करो इधर एक बड़ा सा अलमीरा है, अब मैं उसको धक्का लगा रहा हूँ, नहीं चल रहा है, धक्का लगा रहा हूँ और धक्का लगा रहा हूँ, नहीं चल रहा है, 10 आदमी को बुला रहा हूँ, तब जाके उसका 1 मिलीमीटर थोड़ा मूव हुआ। उस केस में क्या होने वाला है, देखो एग्जैक्टली आपको लगेगा नहीं कि स्लिप हो रहा है। देखो जब स्लिप नहीं होता है ना, कोई चीज स्लिप नहीं होती है, कोई चीज हिलती नहीं है ना, तब उस केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन प्ले करेगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स टू प्ले when the two body surface with respect to each other do not slip, okay। या मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, पहले आप समझो। अब इस केस में ये स्लिप दिख रहा है कि नहीं कर रहा, पर एक थोड़ा सा कर रहा है, तो मतलब क्या है, इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो मैक्सिमम हो गया इस केस में। अब आप एक लेवल तक बढ़ाते रहोगे, अब इसको 100 न्यूटन पे अगर आपने इसको 101 न्यूटन कर दिया, तब ये चलने लग जाएगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे कैसे होगा, ओके। और अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली होता क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी स्लिप नहीं करते एक दूसरे से, तब जाके स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स टू प्ले। अभी मैंने 0.0001 मिलीमीटर ऐसा मूव कर दिया, अभी ये कैसे हो गया, ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये इतना करना पड़ेगा। इसकी जो डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन इन द सेंस आप देख लो कि इसकी एक डेफिनेशन उस लेवल तक जाती है, ठीक है, जिस लेवल तक बता रहा हूँ कि 0.001 मिलीमीटर ये मूव कर रहा है, बहुत कम वो होता है, हाँ, वो लगता ही नहीं कि मूव कर रहा है, ठीक है, तो तभी स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, और वो मैक्सिमम। अब आप इसको 100 अभी 101 न्यूटन में कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 101 न्यूटन होगा नहीं, अब वो सिर्फ और सिर्फ उसकी घड़ी अटक जाएगी 100 न्यूटन पर, ठीक है। अगर मैंने इधर 101 न्यूटन किया ना, तब तो गाड़ी चलने लग जाएगी, ठीक है, गाड़ी तो चलने लग जाएगी, पर थोड़ी थोड़ी इतनी बहुत, अब 1 मिलीमीटर चलने लग जाएगी, ठीक है, ऐसे कॉन्स्टेंटली चलने लग जाएगी, पर अब स्टैटिक फ्रिक्शन की घड़ी एक जगह रुक जाएगी, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम उस जगह पर हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ऐसा कभी एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे कि भैया आप बैठे हो एक बैल के ऊपर गधा होने बैल ठीक है, तो अभी क्या है ना, आप बैल के ऊपर बैठे हो और बैल एकदम से चालू होती है, भाई भागना चालू होती है। आप अभी क्या कर रहे हो, थोड़ा सा पीछे स्लिप हो रहे हो, ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत। तो उस केस में क्या होने वाला है, आप एकदम बहुत थोड़ा सा हुए हो ना, एकदम बहुत थोड़ा सा स्लिप हुआ हो, तो उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना वो मैक्सिमम होगा। देखो
आप बैठे हो, ये सपोज करो कि ये कोई ऐसी बैलगाड़ी है, ठीक है, बैल है, उसके ऊपर आप बैठे हो। अब बैल इतना जोर से आगे जाएगी, ये बैल समझ भी नहीं आ रहा भाई लिखा क्या है। तो ये आप बैठे हो एक बैल के ऊपर, ये एकदम जाती है, तो ऑब्वियसली आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगी, पर आप थोड़ा सा स्लिप हो रहे हो। इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, इस केस में आपका लगने वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि आप थोड़ा सा हो रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ओह भाई ये क्या हो गया, ये नहीं है, ठीक है। आप वो थोड़ा सा ऐसा हो रहे हो बस, ठीक है, ऐसा समझ रहे हो आप, ऐसा हो रहे हो। तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। रिलेट करो एक दूसरे को कि मैंने क्या कहा। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा कि जब ब्लॉक बस ये 0.001 मिलीमीटर चालू हो जाएगा करने का, चालू होना मतलब स्लिप होना चालू हो जाएगा, ठीक है, चलना चालू हो जाएगा, स्लिप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा एकदम स्लिप हुआ, इसका मतलब ये है कि जो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है इस मोमेंट पर मैक्सिमम है, जो इसको बचा रहा है पीछे ना गिरने से। ओके, विजुअलिटी क्लियर एकदम, ये क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देख लिया। अब आ जाती है बात, अब ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन तक तो बहुत सबको कहानी समझ में आ जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन में लोगों के सवाल होते हैं। अब देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत बहुत अच्छी सिंपल सी चीज है, समझो कि अब जो बॉडीज है वो स्लिप नहीं कर रही, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे ही स्लिप करना चालू हो जाएगी तब आ जाएगा हमारा दादा भाई काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, व्हेन टू bodies starts slipping with respect to each other, then only kinetic friction comes into play। या इसकी डेफिनेशन हो गई काइनेटिक फ्रिक्शन की, KF की। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैंने आपको बता दी थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन जरूरत नहीं है, पर समझ जाओ। इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन की समझ जाओगे तब भी आप स्टैटिक फ्रिक्शन को तो खुद से भी लिख सकते हो। ओके, ये एग्जांपल भाई अभी भी ऐसे आ रही है मेरे को बैल को देखकर। तो ये है एक्चुअली में आपका फ्रिक्शन कम्स टू प्ले कब आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये अब विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ, चलो थोड़े एग्जांपल्स देंगे अभी हम लोग। तो अभी क्या है ना, अब वापस से एक सरफेस आ गया। अब मैंने क्या किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन को अभी इस पॉइंट पे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है। अब मैंने क्या कर दिया है कि ये जो ब्लॉक है ना उसको थोड़ा सा पुश दे दिया है पीछे से। अब वो क्या करना चालू कर देगा पता है, उधर फोर्स तो कांस्टेंट हमेशा लगती जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि 100 न्यूटन, ठीक है, 101 न्यूटन पर ये 0.001 चालू हो रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन अभी 100 न्यूटन मैक्सिमम, 100.99999 न्यूटन मैक्सिमम अभी है इधर, और 101 न्यूटन पे। अब मैंने क्या किया, जिसे पुश कर दिया है ना, जैसे अभी कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है और तीसरा बंदा आके पुई, ठीक है, थोड़ी सी आग लगा चला जाता है, इतना बड़ा झगड़ा होता है भाई, किसी किसी का खून हो जाता है उसमें ठीक है। तो वही हम लोग इसमें कर रहे हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा पुई पीछे से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अब ये जो ब्लॉक है ना चलना चालू हो जाएगा कॉन्स्टेंटली और अच्छे से स्लिप करेगा। ऐसा नहीं कि 0.001 मिलीमीटर में वही हो रहा है, उसकी घड़ी अटकी हुई। अब नहीं, अब ये जाएगा। एक बार इसने स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम को ब्रेक कर दिया, थोड़े अच्छे वाले लेवल पर स्लिप करना चालू कर देना, तब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। और ये बात आप लोग ध्यान से सुनना कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ना, जिसको हम लोग FK करके बुलाते हैं, वो हमेशा लेस देन, ध्यान से सुनना, लेस देन या फिर बराबर होगी स्टैटिक फ्रिक्शन से। चलो बताता हूँ। आप लोग ने अभी तक तो सीखे नहीं होंगे गाड़ी चलाना वो सब, तो मैं भी नहीं सीखा हूँ। तो अभी क्या है ना, आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो ना तो फर्स्ट गियर से करते हो, ना कि फिफ्थ गियर से करते हो। थर्ड गियर भी समझ लो, फिफ्थ गियर तो बहुत दूर की बात हो गई। अब थर्ड गियर से क्यों करते हो, सॉरी फर्स्ट गियर से क्यों करते हो, क्योंकि भाई उसमें हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए होता है, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए। अगर आप थर्ड गियर से करोगे ना, उतना फोर्स गाड़ी अप्लाई नहीं करेगी, ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट तो नहीं होगी, इंजन सब खराब हो जाएगा उसका, आप समझ रहे हो, गाड़ी खड़ 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 करके बंद हो जाएगी वो, है ना।
तो यही चीज है काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की इसमें, है ना। फर्स्ट गियर में आप क्या करते हो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होता है इस स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, जो सरफेस और बॉडी एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट करके बना रही है ना। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब जैसे ही गाड़ी चलने लग जाएगी ना, तो उसका जो, अब देखो धीरे धीरे जो होंगे ना, अब गाड़ी चल रही है तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे ना, बहुत ज्यादा कम जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो फास्ट, अब देखो वो बॉन्ड बना के जब रखते हैं ना, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में दो बॉडी के बॉन्ड बना के रखते हैं ना, तो उसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया। अब वो धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी बॉन्ड टूटने चालू हो जाएंगे, पता है, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है ना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होने लग जाएगा, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हो घड़ी ऐसी, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसी है। अब मैंने थोड़ा सा पूछ दिया तो यू थोड़ा ये ऐसे इधर तक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था, अब थोड़ा पुश दे दिया तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अब थोड़े बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटने लग गए, उसमें थोड़े कम कम टूट रहे थे, तो बहुत 0.001 मिलीमीटर कर रहा था। अब थोड़ा घड़ी में आपको यूवी से फ्लक्चुएशन दिखेगा, ठीक है। अब हमेशा ये कांस्टेंट होते नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे आपको लगता है कि जो रोड होती है ना, ठीक है, रोड पूरी की पूरी एकदम स्ट्रेट, एकदम मस्त, एकदम फ्लैट, एकदम वैसी होती है, पर असलियत में ऐसा होता नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे ना, ऐसे गोड़ 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 ऐसे ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है, ये आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे। तो उस केस में क्या होने वाला है, इसके रीजन की वजह से भी जो अब बॉन्ड्स होंगे वो जल्दी जल्दी टूटेंगे, जिसकी वजह से कम हो जाएगा। अभी आपको विजुअलिटी क्लियर हो गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस केस में। अब मैंने कर दिया इसको 102 न्यूटन। अब इधर काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम होने वाली है, 99 न्यूटन देख लो ये। तो अब हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज ये है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो इसके अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम 10-15 एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, आपको समझ नहीं, ये 10-15 नहीं, ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ जाए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक आपको क्वेश्चन पूछा था कि क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, कि क्या उसको पैदा भी कर सकता है वो। चलो देखते हैं एग्जांपल। ये है आपकी रोड, प्यारी सी रोड, और ये है एक कार्ट, ये है एक कार्ट जिसके ऊपर आपने रख दिया एक छोटा सा डिब्बा, ओके। अब आपने क्या किया है कि अभी इस मोमेंट पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड ऑन डिब्बा विद रिस्पेक्ट टू कार्ट 0 है ना। क्योंकि देखो अभी एक काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे प्ले में आती है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का असलियत में अर्थ क्या होता है, ये तो छोड़ो, अभी मैंने आपको वो समझाना भूल गया कि आपने बॉक्स रखा है, ठीक है। अब बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू जो रोड है ना वो चालू हो रही है, ठीक है। अभी इसको पहले डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। जब दो बॉडीज, ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट स्लिपिंग ऑन ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना, स्टार्ट स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर का इसका मतलब ये है कि अगर आप रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अभी ऐसा सपोज करो कि गाड़ी चल रही है, न्यूटन अभी इसमें बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया है, चल रही है। तो अगर आप रोड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ब्लॉक मूव कर रहा है ना। और बोर्ड अगर आप रोड के रिस्पेक्टिव में आप देखोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में। तो आप जिसके रेस्पेक्टिव पर देखते हो ना, और उसके रेस्पेक्टिव में कितनी वेलोसिटी ये बॉडी अटेन कर रही है, उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वापस समझाता हूँ, ठीक है। अभी चलो, अभी ये वाला आपको एग्जांपल समझ में आया नहीं, एक और बार आपको समझा देता हूँ क्या होता है कि अभी जो है ना, अब जो रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड होने वाली है ना इन दोनों सरफेसेस की, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना वो रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू सरफेसेस के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या है, देखो रोड तो अभी हिल नहीं रहा है, रोड तो हिल नहीं रहा है, ये तो गाड़ी नहीं है, तो रोड की अभी इसमें स्पीड 0 हो गई है, और इसमें ये स्पीड से जिसको मूव कर रहा है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, तो उस स्पीड को अपोज करेगा ये, ठीक है। अगर स्पीड इस डायरेक्शन में होती, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, अभी जो एग्जांपल में आने वाला है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगती है। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन में हर बार आप तो काइनेटिक फ्रिक्शन को लेफ्ट साइड में लिखे हो, नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आप लोग के क्लियर हो रहा है ये अभी, ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब देखो क्या है इसमें, अब ये तो स्टिल है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो भी फ्रिक्शन है वो तो अभी जीरो है,
आप सब लोग अग्री करते हो। रोड विद द कार्ड विद रिस्पेक्ट टू रोड भी जीरो है, और जो डिब्बा है विद रिस्पेक्ट टू कार्ड भी जीरो है। अब क्या हो गया है कि कार्ड को आपने मूव करना चालू कर दिया है, ठीक है, कार्ड को आपने मूव करना चालू कर दिया है। अब क्या होने वाला है सर, अब कार्ड को आपने मूव करना चालू कर दिया है तो कार्ड भी हिलेगा और ये भी हिलेगा, बराबर। पर आपको ये देखनी होगी कि भाई ये जो ब्लॉक है ना वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? क्योंकि इस जो डिब्बे का मास कम है, इसलिए जो देखो इन दोनों की अभी सेम फोर्स से अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों हिल रहे हैं, ठीक है। पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी पता है किसकी होगी? इस ब्लॉक की होगी, क्योंकि इसका मास कम है। जिसका जितना ज्यादा मास कम उसका उतना ज्यादा वेलोसिटी, ठीक है। अभी ये सपोज करो कि इतना कुछ फोर्स लगा है, F1 फोर्स जितना लगा है, तो इसकी जो आपकी वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और टू बी मोर स्पेसिफिक इसकी सूडो वेलोसिटी, ये सूडो तो होने वाली, फेक वेलोसिटी कैसे होगी? नहीं सूडो नहीं, गलत अब कर दिया, सॉरी माय बैड। इसकी वेलोसिटी अगर ये इस साइड जा रही है ना और इसकी ज्यादा है ना, तो ये धीरे धीरे करके इसके जो रियर एंड पीछे वाले साइड से स्लिप करना धीरे धीरे चालू हो जाएगी, ठीक है। पर ये चालू, इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो ये स्लिप होनी चाहिए थी। पर अभी प्लॉट ट्विस्ट आ गया कि स्लिप हो नहीं रही है, ये स्लिप हो नहीं रही है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, अगर आपने इसको फोर्स, अगर इनके बीच में आप कभी फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, पर हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन में इसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो ये हिलना चालू होने से पहले, ये मतलब हिलना चालू पहले से नहीं, हिलते ही ये नीचे पीछे गिर जानी चाहिए थी, पर गिरती नहीं है। ये इसको मोशन में लाती है, ये इसको मोशन में लाती है विद रेस्पेक्ट टू रोड। कैसे लाती है पता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी करता है और उसको पैदा भी करता है। अब इसकी जो वेलोसिटी इससे ग्रेटर होने वाली है बड़े से कार्ड की, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है, पता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में होने वाली है, पर इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना बबुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो उसको पकड़े रख लिया है। तो बोला नहीं इधर रुक, जाना है तेरे को, पनवेल जाना है तेरे को, रुक अभी इधर, जिसकी वजह से ये विद रिस्पेक्ट टू रोड मूव करना चालू कर देती है। समझ में आया आप लोग? यही था काइनेटिक फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। अगर ये आप लोगों ने समझ लिया हो ना, मजा आ जाएगा, मतलब लिटरली मजा आ जाएगा, ओके। क्योंकि ये बहुत सही चीज है। ये कंसेप्ट आपके जैसे जैसे हो रहे हैं ना, वैसे वैसे आप लोग को इतना अच्छा लगेगा। कोई भी चीज को कॉम्प्लेक्स देख के छोड़ा मत करो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज हमेशा आप समझ लो तो आसान लगेगी, ओके। ये नहीं कहूंगा कि हमेशा वो आसान रहेगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन को हमें पता चल गया, हमें मालूम है कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, पैदा कैसे होती है। तो अभी बात चालू होती है कि इसको हम लोग न्यूमेरिकली, ठीक है, या फिर हम लोग सिंबॉलिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रिक्शन को कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। फ्रिक्शन हमने जान लिया, थ्योरी जान ली, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोग। अब आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, पॉज करके लिख देना, टाइम लगता है लिखने में। तो ये मैंने एक ऐसा ब्लॉक रखा है सेम, और सेम ब्लॉक को मैं, ये टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर मैंने यू करके रखा। अब दोनों को मैंने सेम फोर्स, मतलब सेम स्पीड पे, सेम फोर्स पे और सेम स्पीड पे ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होगा वो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, इक्वल होंगे, क्या होगा, इन दोनों के फ्रिक्शन जो लगेगा वो क्या बराबर होने वाला है, क्या मतलब कि किसके बराबर होने वाला है। मतलब कि देखो, इसका फ्रिक्शन होगा, इसके जो फ्रिक्शन लगने वाला, ऑब्वियसली टेबल इसको फ्रिक्शन लगाएगा। अब ये मूव कर रहे हैं दोनों, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन होने वाला है ना, वो इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं, या फिर इसमें ज्यादा होगा कि इसमें कम होगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे बताओ जल्दी जल्दी कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा या फिर कम होगा, फिर बराबर, ओके। आपको समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो क्या है, आई होप आपने कमेंट में लिख लिया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है इस सारी थ्योरी के बाद, कि जो फ्रिक्शन होता है ना, हमेशा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर डिपेंड करता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर डिपेंड करता है,
जिसको आप एन बी कहते हैं, ठीक है। इसका जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ना, उस पर ये चीज डिपेंड करेगी। ये कुछ अलग ही सिंबल बन रहा है ठीक है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी अल्टीमेटली मैं अगर कहूँ, जी तो कभी चेंज होने वाली है नहीं, अल्टीमेटली फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एक और कंसेप्ट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक एंड काइनेटिक एंड रोलिंग सब, ओके, ओवरऑल विस्कोसिटी हम लोग बात भी करेंगे, नहीं बाद में करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ओवरऑल ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी आप अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ले लो या फिर आप काइनेटिक फ्रिक्शन ले लो, जब भी वो प्ले में आते हैं, गिवन दैट वो अगर स्लिप, अभी हमें मालूम नहीं स्लिप हो रही है कि भाई अभी नहीं स्लिप हो रहे, तो उस केस में ये प्रोपोर्शनल होने वाला है, ये भी प्रोपोर्शनल होने वाला है नॉर्मल रिएक्शन टू के, और ये भी प्रोपोर्शनल होने वाला है नॉर्मल रिएक्शन के। और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप लोगों ने 9 से देखा होगा कि एक कांस्टेंट लग जाता है, और उसी कांस्टेंट को हम लोग इन सब केस में बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में बोलेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात है, ओके। कंसेप्ट हुआ क्लियर? मजा आया? आई होप आपको मजा आ रहा हो यार। मैं इधर कर रहा हूँ, पता ही चले तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, और आप मुझे बताओ कि ओह ये क्या हो गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन कैसा है? रिकॉल करो मैंने अभी क्या कहा। जी हाँ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के या तो बराबर होगा या तो ग्रेटर देन होगा। ये आप हमेशा ये सिंबल याद रख रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। ऑब्वियसली ये मैक्स है स्टैटिक मतलब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लोग वही मानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो अगर आप वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, नेचर टू नेचर डिपेंड करते हैं सरफेस के बीच में। अगर आप दो ग्लास को आप रगड़ के देखना, हिलेंगे नहीं, बस बहुत बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, इतना अच्छा बॉन्ड बनाते हैं ना वो लोग, दोस्ती आ रही कि भाई हिले नहीं देते एक दूसरे से चिपक के रहते, ठीक है। तो बस यही है कि अभी आप ये रिलेशन को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वैसे ये रिलेशन के आपको यूज दिखेंगे बहुत अभी, ठीक है। तो ये रिलेशन ठीक है अभी, तो वही है कि ये मैक्स लगा दो काम पर। वैसे मैक्स लगाने का कोई फायदा नहीं है कि आप देखोगे कि ये वैसे अल्टीमेटली ये रिलेशन, पर अभी आप लोग को मैं अगर इधर मैक्स लिख दूं, ठीक है, आप लोग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो पर ये ज्यादा सूटेबल है, ठीक है उसके। पर आप ये चीज समझो कि भाई हम लोग जब भी फ्रिक्शन देखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे तो दो जो बॉडीज होंगे उनके कांटेक्ट सरफेस एरिया को हम लोग मतलब सरफेस कांटेक्ट को देखेंगे, कांटेक्ट फोर्स को देखेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में जो सरफेस होगा उसको ही तो देखेंगे हम, उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप दो ग्लास को रगड़ रहे हो और काइनेटिक फ्रिक्शन ग्लास और कॉपर को कंसीडर कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो उस केस में आप इसको मैक्स नहीं लिखोगे ना तो चलेगा। उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ना वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन के कम होगा, या फिर आपको मैक्स लिखना है तो मैक्स लिख दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैक्स लिख दो। ये ज़्यादा थोड़ा सुटेबल, थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाता है, वो थोड़ा सा डेंजर जोन में आ जाता है। तो ये थोड़े से कंसेप्ट्स आपको सीखने थे। अब हम लोग ये मेथड से तो हमने सीख लिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन और हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट मास गिवन है, और ऑब्वियसली कि उस पे क्या फोर्स लग रहा है, ये सब फलाना ढिमकाना ये सब है, इसके ऊपर हम लोग इसके क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको कोएफिशिएंट दे दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया होगा, नॉर्मल निकालना है, मास ऑफ द स्पेस में निकालना है, वो सब तो न्यूमेरिकल पार्ट के, न्यूमेरिकल हम तभी चालू करेंगे जब आप 200 सब्सक्राइबर लाओगे। यार तुम सुनते नहीं हो, 200 सब्सक्राइबर लाते नहीं हो, मैं अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन में अटका है, अरे वाह यार। तो अभी नेक्स्ट आ गया है कि भैया आखिरकार हम लोग डायरेक्शन कैसे पता चल लगा है कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि अगर आप देखोगे कि किसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस सपोज करो कि आपने रख दिया है वही वाला कार्ड, हम लोग कार्ड और वो वाले का एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, जो बड़ी भी नहीं होनी चाहिए वीडियो। वैसे पूरे अगर ये लॉस मतलब फ्रिक्शन को कवर करा इसलिए इतनी लंबी वीडियो तो बनेगी, मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता इस पर। तो क्या है ना, अभी मैंने क्या कि अब मैंने आपको बताया कि इसकी वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है,
इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, अभी हमने इसको एक फोर्स में किया तो ऑब्वियसली बात है ये भी लेगा और वो भी लेगा, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बिकॉज उसका मास कम है, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होने वाली, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी, मतलब इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपने काइनेमैटिक्स में देखा कि हम लोग देखे हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन अभी आपको पता नहीं है, तो रिलेटिव स्पीड आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता होगा, वेक्टर्स पढ़ा होगा, तो रिलेटिव स्पीड मतलब स्पीड ऑफ डिब्बा विद रिस्पेक्ट टू कार्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्ट या इसकी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड बता दो, और ऑब्वियसली ज्यादा है तो ये कार्ट घूट के इधर ही निकलेगा रिजल्टेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो हमेशा ऐसे केसेस में जो रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, ये आप देख लेना। और स्टैटिक फ्रिक्शन का तो बहुत सादा सा केस है, ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन के मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सा बता दिया कि फॉर इंस्टेंस आप बैठे हो बैल के ऊपर, ठीक है, वापस से बैल रानी आ जाओ, बैल के पहिए बना दिए हमने, ठीक है, बैल के पहिए बना दिए हमने बैल के काम ये होते हैं, और ये तुम हो, ये क्या बना दिया मैंने, चलो बड़ी कॉमेडी कर देता हूँ। देखो क्या है कि अभी आप इधर बैठे हो और बैलगाड़ी बहुत जोर से जाती है, उस केस में क्या होने वाला है, आप थोड़ा स्लिप बैक करोगे तो उस केस में थोड़ा सा स्लिप बैक करोगे, 0 मतलब बहुत ज्यादा बहुत कम हो गया ऐसा दिखेगा कि यहाँ गिर गए हो करोगे, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी कम से कम होगी, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी, आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो इस डायरेक्शन में होगी और वही होगा, ठीक है, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। ओके, तो बेस्ड ऑन हमने क्या अभी सीखा उसके ऊपर अभी लॉज ऑफ फ्रिक्शन आ जाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन एक तरीके से रिकैपिटुलेशन हो गया, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी क्या समझा, ठीक है। तो अभी आप देख लो कि जब स्लिप कर रहे होंगे तब आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन ये होने वाला है, इक्वल टू साइन लगा, इक्वालिटी एकदम ये होल्ड ट्रू करेगा। अब द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी अप्लाइंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी जा होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, then point B, if the bodies do not slip over each other, then in this case the force of the friction is given by Fs। इसमें यार ये लेस देन क्यों लगा दिया, इक्वल टू क्यों नहीं है, क्योंकि लेस देन क्या है, क्योंकि हमें मालूम नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन यार अलग अलग जगह पर होगा। मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपने 5 न्यूटन लगाया तो वो 5 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन होगा उधर स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर 15 न्यूटन फोर्स लगाया तो 15, अब जब तक होगा जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम ना हो, उसके बाद जैसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी तो ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा मिलीमीटर से थोड़ा स्लिप करें, ठीक है। अब for the friction force Fk and Fs do not depend on the area of contact, जैसे कि मैंने आपको बोला, as long as the normal force n remains the same। स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, लॉज है, सब में स्टार पॉइंट ही लगेगा जी, हाँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भैया ये आप जल्दी फटाफट नोट कर लो, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, हम लोग इस फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं सर। देखो फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड एंड आपका जो इंक्लाइन टेबल मेथड। ओके, अभी सीखेंगे क्या होता है, उससे पहले मैं ठीक है ये आपको बता दिया मैंने फोर्स, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया हो, कॉपी नहीं किया हो तो वापस से आप क्या करिए आपको पता है, चलो 200 सब्सक्राइबर में आप लोग को क्या आप लोग वाओ क्या ही है भाई, आप लोगों को क्या चाहिए, हाँ गाड़ी पैसा ये सब नहीं, और इसके ऊपर वीडियो चाहिए देखो भैया हमेशा पढ़ाई होनी नहीं चाहिए, हमेशा कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट होनी नहीं चाहिए। ओके, होती भी नहीं है, जितना आउटपुट देते हो उतना, सॉरी जितना इनपुट देते हो जितना इनपुट आप लगाते हो उतना आउटपुट निकलता है नहीं यार। आपने फुल मस्त एकदम मन मस्ती से एकदम पढ़ के गए, ठीक है, सब आता है आपको, तो यार फिर भी पूरे मार्क्स नहीं आ रहे, है ना, होता है कोई बात नहीं, लाइफ की रेस ऐसी है। तो बहुत सारा ज्ञान देने के बाद हम लोग आते हैं नंबर 1 मेथड, हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड ऑफ फाइंडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन हमने जान लिया क्या होता है, कैसे पैदा होता है, कैलकुलेट या फिर उसको हम जानेंगे कैसे जानेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं अभी आप लोगों को एक फिगर बना देता हूँ उसकी, तो हमने कुछ ऐसी फिगर देखी हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड में। ओके, सब बुक में आपको दिखेगी ये, तो
तो हमने एक पुली लगा दी, पुली का हम लोग मास गिनेंगे नहीं, क्योंकि पुली क्या कर रहा है, सिर्फ उसको एक तरीके से उसको दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है कि भी ऐसे स्ट्रिंग मतलब मूव कर सकती है। ओके, आप समझ गए। तो पुली का मास इसमें नहीं होने वाला है, तो लगेगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ स्ट्रिंग को मूव करने का काम कर रहा है, उसको और कोई काम नहीं है। ओके, तो अभी इसका मास आप लोग देख लो, ये है कुछ सपोज करो m मास है। तो अभी apparatus समझ लेते हैं आखिरकार, ये है पुली, इसको अपन P कर देते हैं पुली। ये है मास A जो कि एक प्लैंक के ऊपर प्लैंक से गड़ा दिया है पुली को, और ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास एकदम नेग्लिजिबल हम लोग मानते हैं, ठीक है। और ये है एक हैंगर, जिसको हम लोग B करेंगे, हैंगर, ठीक है, हैंगर है, और जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा मास रख दिया है गोटी, अब उसको गोटी बुलाएंगे, ठीक है, प्यार से हम इसको गोटी बुलाएंगे। ये जो छोटा सा आपको लिख रहा है ऊपर ऊपर ये सर्कल, और फिर ये उसके ऊपर क्या लिखा है, तो उसको हम लोग गोटी बुलाएंगे, और हैंगर को हम लोग बी बुलाएंगे, ठीक है। इसके सिवाय जो भी पार्ट बचता है ना, ये तो वो हैंगर है, बी। ओके, समझ में आ गया आपको अपैरेटस। तो अभी हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को इस अपैरेटस के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जस्ट वो स्लिप करने वाला होता है, पर करते नहीं स्लिप, है ना, दिखता है, मैं करते नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना इसका मास कर देंगे, इतना इस पर मास, इतना ज्यादा गोटी भर देंगे इसके अंदर, गोटी वाली गोटी नहीं फेंकी वो, ये बस हमने हाइपोथेटिकल टर्म रख दी, गोटी का मास हम लोग इतना करेंगे कि भैया इसका स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए। ओके, कि 0.0001 mm ये हिलना चालू हो जाए, इतना कर देंगे। तो देखो उस केस में क्या होने वाला है, देखो अभी हम लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन की, अब हम लोग कोएफिशिएंट्स निकालना है। आपको क्वेश्चंस किसको बनाएंगे पता है, कोएफिशिएंट्स निकालो, ठीक है। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पता चल जाएगा, जो मैंने बोला, सॉरी फॉर द मिसकंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, जो गलत है, हमें कोएफिशिएंट निकालना है उसका। क्योंकि देखो आप सरफेस अगर आप लोगे, कोई भी सरफेस ले लो, ठीक है, अभी हम लोग इधर सरफेस एग्जामिन कर रहे हैं वुड और आयरन के बीच में, तो वुड और आयरन के बीच में जो कोएफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन जो मेजर करके पहले रखा है ना, वो इसके बराबर आएगा, वो आप देखना, क्योंकि सरफेस ऑफ कांटेक्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकता है कैलकुलेशन, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट होती नहीं है, हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको इतना हम लोग मास इसमें गोटी भरते जा रहे हैं, गोटी 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 ले, गोटी ये ले, ठीक है। तो अभी हमने इतना कर दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया। इस केस में पता है क्या होगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना, ये मैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मैक्स लिख नहीं रहा हूं मैं, तो ये बोलना मत आपने तो मैक्स बोला नहीं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या इसके बराबर होने वाला है, क्योंकि देखो Fs इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स, तो ये बराबर होने वाला है Fs, आपके लिए लिख ही देता हूं मैं, अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। ओके, बराबर है, डेफिनेशन होल्ड ट्रू कर रही है, हमने बस थोड़ा इधर अदला-बदली कर दी, मैथ्स लगा दी थोड़ी। तो अभी आपको ये बात समझनी होगी कि जो ये फ्रिक्शन लग रहा है ना, इस साइड पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है मैक्स, वो इस केस में जब गोटी आपने भर दिया इतना 0.001 मिलीमीटर मूव कर रहा है, तो इतना हमने, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होने वाला है ना, वो असलियत में इसके वेट के बराबर होगा, वेट इन द सेंस mg, ठीक है, mg, इसका mg, इसका जो मास होगा और उसको ग्रेविटेशन पुल कर रहा है उसके बराबर होगा, है ना। क्योंकि देखो ये एक टेंशन जनरेट करता है स्ट्रिंग पर, और टेंशन, ये जो फोर्स लग रहा है नीचे ग्रेविटेशन, उसके ऑपोजिट एक टेंशन लगेगा, ठीक है। अब इतना टेंशन लग रहा है कि भाई अभी अभी ऐसा दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये पूरे स्ट्रिंग में इक्वल टेंशन में डिवाइड हो जाएगा, तो टेंशन बराबर आपका होने वाला है फ्रिक्शन मैक्स। ओके, तो टेंशन इसका क्या होने वाला है, वो एक्चुअली में नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ mg होने वाला है, यानी मैग्नीट्यूड की वाइज बात करें तो इसका जो टेंशन होने वाला है वो होने वाला है mg। अब mg इसको अपन मान लेते हैं, इसका है, सपोज करते हैं कि इसका है वेट h, wh, कैपिटल wh, वेट ऑफ हैंगर, ठीक है, वेट ऑफ हैंगर एंड गोटी, वेट ऑफ hg वेट ऑफ hg मान लेते हैं। तो जो f ऑफ, अब ठीक है, अब आपने देख लिया कि जो f ऑफ गंदा गंदा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्स की वैल्यू तो आ गई भैया, वेट ऑफ हैंगर एंड गोटी, हैंगर एंड गोटी। और जो इसमें नॉर्मल रिएक्शन होने वाला है, अब इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए ना, ये अभी नीचे से तोड़ के तो चला जाएगा, है ना, तो इसको भी इक्विलिब्रियम रखने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग एक नॉर्मल रिएक्शन को भी हम लोग करते हैं, जो कि बराबर होने वाला है इसके वेट के, मतलब इसके mg के बराबर, इसका जो मास होगा इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन 10 आ गई है इसकी वैल्यू, इसका आप सपोज कर लो कि इसका है वेट ऑफ ए। ओके, अब ये वैल्यू इधर पुट कर दो, तो देयरफॉर
आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होने वाली है ना, वो होने वाली है बराबर एफ मैक्स की जगह वेट ऑफ हैंगर एंड गोटी अपॉन वेट ऑफ ये जो भी हमने मास का ब्लॉक ए रखा हो, एयर ब्लॉक रखा हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो। टीका चंदी बिंदन किधर भी लगा दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस तुम ये सीख के जाओ। ओके, तो अभी मैं ये सारा मिटा रहा हूँ, एक बार कर लो आप, क्योंकि देखो अपैरेटस काइनेटिक फ्रिक्शन में सेम रहने वाले, दोनों को साथ में मैं लिख दूंगा, टेंशन मत लेना, अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ओके, हाँ चलो, हाँ अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है सर जी? अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हमको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, डर रहे तो क्या है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या है? एफ के अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन बराबर। अब हमें वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा एफ की और एन की वैल्यू निकालने के लिए। अब हमने क्या कर दिया अपैरेटस में, गोटी को थोड़ा सा कम कर दिया है। गोटी जो है ना, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस था कि बस जस्ट हिलने वाले, पर अब हमने क्या कर दिया, गोटी को कम कर दिया। ये जो गोटी है उसको हमने कम कर दिया, ठीक है। अब गोटी को कम करने की वजह से अब तो देखो टेंशन तो वैसे ही, अब देखो अब इसमें जो क्या होने वाला है, तो जैसे वैसे ही जो पुली जितना जस्ट हिलने वाला था वो भी नहीं हिलेगा, पर अब मैंने क्या कर दिया, पीछे से वापस पॉइंट कर दिया इसको पीछे से वापस पॉइंट कर दिया मैंने इसको। अब क्या हो गया, उसकी वजह से ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ने लग गया और ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लग गया। क्या होने लग गया, वापस से बताता हूँ, ठीक है। जब काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, मैंने गोटी का मास थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है, गोटी का मास अभी थोड़ा कम कर दिया है। क्यों कम किया है वो मैं बताता हूँ, कि क्योंकि ये जस्ट चलने की हालत पे था, ठीक है। अगर मैं 0.01 ग्राम भी रखता तो चलने लग जाता, पर अब मैंने क्या किया पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को करने के लिए हमें तो वो जो मास है उसको एकदम सेम करना है, हमें ऐसे इसको कंडीशन में लाना है कि ये मूव ना कर रहे हो, फिर हमें देखना है कि मूव करने के बाद ये कैसा हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी हमने थोड़ा सा कम कर दिया है गोटी का मास, और हमने इसको थोड़ा सा क्विक कर दिया पीछे से, जिसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गया, ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लग गया। तो इस केस में पता है क्या होने वाला है, जो आपका कैपिटल एफ लिखिए, ऐसा वाला एफ लिखने का ना, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाला है ना, वो इस केस में पता है क्या होगा, क्योंकि हम लोग मैक्स क्यों नहीं लिखते इधर, वैसे डाउट आ सकता है, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि देखो दोस्त, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द जर्नी, और थोड़ा थोड़ा वेरिएबल करती है बिकॉज ऑफ द सरफेस इसके, तो मैं मैक्स लिखते नहीं है। तो जो फ्रिक्शन मैक्स किसके बराबर होने वाला है पता है, जो देखो टेंशन कितना होने वाला है इसका, टेंशन अगेन वही होने वाला है जितना mg से नीचे कांस्टेंट से गिर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर सपोज करो अभी नया mg लग रहा है, इसका मास थोड़ा कम हो गया ना, तो इसका आप कर लो वेट डैश ऑफ hg, ठीक है, वेट डैश यानी कम वाला, थोड़ा सा कम वर्जन ऑफ वेट, तो ये बराबर होने वाला है अगेन। अब इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, क्योंकि अब लोग स्लिप करना चालू कर रहे हैं। ये हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन आपका बराबर वेट डैश ऑफ एच जी, ठीक है। और आपका नॉर्मल रिएक्शन वापस से वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, वर्टिकली इक्विलिब्रियम रखने के लिए आपका होने वाला है ये वापस से वेट डैश, सॉरी वेट डैश नहीं होगा इस बार, वेट ए होगा, है ना, ठीक है। अब इसको इधर पुट कर दो, तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है जो यू के बराबर होने वाला है डब्ल्यू डैश एच जी अपॉन में डब्ल्यू ए। समझ में आया? सिंपल सी चीज़ है यार, इससे भी सिंपल अभी होने वाला है आपका ये इंक्लाइन टेबल मेथड। ओके, ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इंक्लाइन टेबल मेथड में क्या होने वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन का आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा, तो मैं उसमें एक रूल यूज करूंगा, रूल अभी मैं समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा, कोई बात नहीं, हम इधर ही तो है देश सेवा के लिए। अब मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई होप हमने ये कर लिया। अब मैं आपके लिए कोने में फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमने जो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड मेथड में हमने दो फॉर्मूला देखे, एक है कि कोएफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो बराबर होगा, हम देखो इधर मैक्स लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। जनरली कंपेयर करते नहीं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को, इसलिए इधर हम लोग मैक्स लिखेंगे नहीं, पर हम लोग इधर जरूर लिखेंगे आप लोग के रेफरेंस के लिए, अपॉन में जो कि बराबर होने वाला है आपका वेट ऑफ
एंगल ओ टी अपॉन में वेट ऑफ ए, है ना। और सिमिलरली आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन में इतना लफड़ा है नहीं यार मैथ्स वाइज सीखने का, तो भैया सबसे ज़्यादा दिक्कत ना लोगों को इसमें आती है, एक्सपीरियंस से बता रहे सर। वेट डैश ऑफ एच जी अपॉन में वेट ऑफ ए, ये फार्मूला आप अपने इधर भी तीखी चंदन लगा के लिख दो भैया, पेन नहीं मिलती कभी कभी तो, ये अलग है। अब इसको हम मिटा के लिख देंगे इंक्लाइन, ये और सिंपल है, इसको आप समझोगे विजुअलाइज करोगे यार फिजिक्स 90% हो जाएगी तुम्हारी। ये मेरे वर्ड्स किधर गाड़ के लिख दो, टैटू बना दो इसका। अब हम लोग क्या बनाना है, हाँ इंक्लाइन टेबल मेथड। ये इंक्लाइन वाले मेरे पता फेवरेट होते हैं सवाल, हाँ आई होप तुम्हारे भी फेवरेट हो। क्या यार ये कंपोनेंट निकालने को बोल देते हैं, ये तुम चालू जाते हो। तो इंक्लाइन टेबल मेथड का कुछ ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा क्या दिखता है, जिंदगी बर्बाद कर रखी है इसने हमारी। तो देखिए कि ये आप इंक्लाइन टेबल मेथड देख लो। अब हमने इधर क्या, अब हम एपेरेटिस समझा देता हूँ बेसिकली, कि इसको आप मान लो पॉइंट ये है कुछ, आप सी मान लो इसको मान लो, ओके प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें लेवलिंग में। तो ये बी करके एक ब्लॉक है जिसको हमने एक इंक्लाइंड से एक प्लैंक के ऊपर रख दिया है, ठीक है, प्लैंक जो कि एसी प्लैंक है, ओके इसके ऊपर आपने रख दिया है। और ये क्या है, ये एडजस्टेबल है, आप ये बॉल को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आप ऊपर करोगे तो ऑब्वियसली क्या बात होने वाली है, ये थोड़ा इधर आ जाएगा, है ना, ऊपर करोगे इधर करोगे तो ये ए थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये हाइंड जे जिसकी वजह से ये मूव हो पा रहा है, ठीक है, इसे ऊपर नीचे हो पा रहा है, ये है ना, ऊपर नीचे हो पा रहा है, आगे पीछे भी हो पा रहा है। तो आपको देखना होगा एक चीज कि देखो ऑब्वियसली बात है कि अभी आप ये आपके पास है इंक्लाइन, ठीक है, फिर आप इसको थोड़ा यू कम करते हो तो जो डिस्टेंस तो बढ़ेगा, है ना, मैं आपको बताऊंगा अभी। चलो वो अभी समझने की, पर समझने की आपको ये बात है कि अपैरेटस आपको समझ में आ गया, थीटा एंगल से ये प्लैंक इंक्लाइंड है टू द सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये चीजें मूव हो सकती हैं, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि इसको इतना सेट करना है, इसको इतना ऊपर लेके जाना है कि ये जस्ट स्लाइड होने लग जाए, मतलब स्लाइड होगा नहीं, जस्ट स्लाइड होने से थोड़ा थोड़ा रह जाए, 0.001 मिलीमीटर ऐसे चलना एक थोड़ा सा चालू हो जाए, ओके। तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आपका नॉर्मल रिएक्शन तो भैया यूं ही लगेगा, और जो आपका फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्स है वो ऐसा लगेगा। डू यू अग्री विद मी और नॉट, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन को अगेन इस बार कंपोनेंट्स ऑफ mg, एक कंपोनेंट ऑफ mg करेगा इक्विलिब्रियम में, ओके। तो इधर से इधर जा रहा है, थोड़ा छोटा बड़ा बना लेते हैं, इधर जा रहा है mg, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर, इन दो लाइन की परपेंडिकुलर के जो बीच एंगल बनेगा वो बराबर होगा। तो ओके, तो हमें ये चीज देखनी होगी, एक लाइन का परपेंडिकुलर तुम्हें दिख गया, जहाँ पे mg जा रहा है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर है सर जी हमारा प्यारा दुल्हारा नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो आप समझ लो कि ये इसको ही दर्शाता है, ओके। तो इनके बीच में, ओके, तो इनके जो दो परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होगा वही दो लाइन है उनके बीच में एंगल होगा, इवन दैट जो दो परपेंडिकुलर है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, ओके। ये थ्योरम मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में सिखाई थी, प्रोजेक्टाइल मोशन इससे पहले वाला टॉपिक है, इसलिए आपको देखना वो आ गया, ठीक है, वो आना ही चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये थीटा है, तो अगर आप इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये क्या ये mg cos थीटा होगा, लिखो चैट में, हाँ है ना। और क्या इस डायरेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है, ये तो लग रहा है mg cos थीटा ऐसे लग रहा है, और mg छोटा हो रहा है ना, हाँ mg sin थीटा इधर लग रहा है, ठीक है। तो अभी जो नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा से बढ़ रहा है और इक्विलिब्रियम में ला रहा है, और mg sin थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्स के बराबर होगा जो इक्विलिब्रियम में ला रहा है और उसको स्लिप थोड़ा सा ज्यादा स्लिप होने से बचा रहा है, ओके। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि जो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड के mg cos थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, फिर
स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होने वाला है आपका mg साइन थीटा के बराबर। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज बोलूँ तो एफ मैक्स बराबर होगा इसके। तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बड़ी बात हो गई क्या नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका होने वाला है एफ मैक्स अपॉन एन। एफ मैक्स क्या है, mg साइन थीटा अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन जिसकी वैल्यू है mg cos थीटा, जो कि mg तो की औकात तो है नहीं, और ये tan थीटा बन जाता है। अब मुझे बताओ कि ध्यान से देखना कि इसमें tan थीटा है क्या। इस डिस्टेंस को हम लोग कॉल कर लेते हैं h, और इस डिस्टेंस को हम लोग कॉल कर लेते हैं d। ओके, तो tan थीटा असलियत में क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट थीटा, तो यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई है h अपॉन में d। ओके, ये आपका एक मेथड हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई सर, सॉरी दोस्त, चलो सर तो अभी कहने लायक हूँ नहीं मैं तो ये आपको समझ में आ गया हो तो भैया बहुत बढ़िया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का तो खेल खत्म, अब इसका कुछ ज़्यादा प्ले है नहीं, तो ये मैं मिटा रहा हूँ इसको, वापस से इसके फॉर्मूला ऊपर लिख दूंगा मैं, टेंशन मत लो। आई नो 1 घंटे के ऊपर ही जाएगी, पर यार तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, टाइम मैटर नहीं करता। ओके, 1 घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर यानी बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी गुड डील। 1 आवर 10 मिनट्स इज अ वेरी गुड डील टू डील विद दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स, है ना, इसमें कैलकुलेशंस में ये सब आया है। ठीक है, अब मैं कंपोनेंट्स को ऐसा का ऐसा ही रहने दूंगा। ओके, कंपोनेंट्स को मैं ऐसा का ऐसा ही रहने दूंगा mg के नॉर्मल रिएक्शन पर, अब हटा दूंगा मैं इस चीज को। ठीक है, अब इस एग्जांपल को ऐसा समझो यार तुम लोग, चलो इसको के यू लिख देते हैं, बहुत दिमाग लगा हो रहा है, ची 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 ची। ओके, ये अब आ गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन इस बार, अब हमने क्या किया है कि जो ये इंक्लाइन जो है ना उसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया है। ठीक है, अब जो स्लाइड होने वाला था, जो जस्ट स्लाइड होने वाला था, अब तो वो स्लाइड होने से रह गया, अब उसको हमने थोड़ा सा इसका इंक्लिनेशन कम कर दिया, यानी अब हमने इसको एक h डैश पोजीशन में ले जा दिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा रिस्पेक्टिव हम स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहे हैं, और जब जैसे ये कम होगा वैसे ही d बढ़ेगा। ठीक है, d बढ़ेगा तो हम ये हो जाएगा d डैश, जब काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में। यार आप देखो कि ये आपके पास है एक ये आपके पास है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अगर आप इसको मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, अगर आप इसको कम, अभी देखो अभी इसकी लेंथ इतनी थी, ठीक है, पर जैसे ही आप इसको और कम करोगे ना, अब इसकी लेंथ थोड़ी ऐसे बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ेगी कि नहीं, तो हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है और इसकी लेंथ बढ़ गई है और इसकी हाइट की लेंथ कम हो गई है। ये आपको समझ में आ गया। तो इस केस में अभी क्या होने वाला है कि जो अब हमने क्या किया, वापस हमने पीछे से पॉइंट किया, आग लगा दी हमने एक झगड़े में। ठीक है, आग लगा दी झगड़े में, पॉइंट कर दिया, अब थोड़ा सा नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी में ये इंक्लाइन जो प्लेन के ऊपर नीचे गिरना चालू कर देगा, जिसकी वजह से एक काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा। ठीक है, जो कि बराबर होगा इस केस में mg sin थीटा, जो कि मैंने इधर लिख दिया है। ओके, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना, क्योंकि देखो मेनली ड्राइविंग फोर्स इसमें क्या होने वाला है, ये n तो mg cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, mg sin थीटा मेन ड्राइविंग फोर्स होने वाली है, जो कि आपके बराबर होने वाली है जो काइनेटिक फ्रिक्शन के। ओके, इतना बात आपको समझ में आया? ये बात समझ में अगर आप लोग को आया तो हम लोग इसको अगेन लिख सकते हैं आइडेंटिकल। हम लोग एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है एक्सपेरिमेंट, अभी तो आपको बोल रहे हैं mg sin थीटा के बराबर कैसे हुआ, वो आप अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता अपने आप चलेगा। तो इस केस में जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना, वो बराबर होने वाला है आपका mg sin थीटा के, और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन बराबर होने वाला है mg cos थीटा के। ये तो आपको फील दे रहा हूँ कि यार ये बराबर कैसे हो रहे हैं, पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो अपने आप पता चलेगा, थिंग्स विल गेट क्लियर। ओके, तो अब आप बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना बड़ी बात है? नहीं है। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपकी 10 हो जाएगी Fk/n, जो कि होने वाला है आपका mg sin थीटा अपॉन में mg cos थीटा। ये तो वैल्यू सेम रहने वाली है आपकी। ठीक है, इस केस में अभी ये रहने वाला है, तो इस अब हो जाएगा बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि
अब हमने थीटा इसको थोड़ा कम कर दिया ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग थीटा डैश मान लेते हैं। ओके, इस केस में इसको थीटा डैश मान लेते हैं, वरना वो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन के उसमें क्लैश हो जाएगी। हम लोग उसको सब उससे रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना, मजा है रिलेट करके पढ़ने में। तो साइन थीटा डैश पर और एम जी कॉस डैश, जो कि आपके बराबर होने वाली है एच डैश अपॉन बी डैश। ओके, दैट्स ऑल गाइस, आपका फ्रिक्शन का खेल खत्म। अब थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, तो अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है, जो कि हमें रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी हमने सीखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसका भी सस्ता देखो, अब जैसे जैसे आप फ्रिक्शन कम करोगे ना, वैसे वैसे आपका क्या होने वाला है, एनर्जी सेव होगा। आप समझ रहे हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे आप करोगे ना तो वो कम होगा और कम एनर्जी लॉस होगी। अब उससे भी हमें कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो काइनेटिक फ्रिक्शन से भी लेस देन हो, और वही हम लोग कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, एफ आर। ठीक है, एफ आर ऐसा कोई सिंबल है नहीं इसका, पर मैं आपको डिफाइन करने के लिए देता हूँ, क्योंकि इक्वल टू एस टू होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होने वाला है, अब हमने कैसे सारे ब्लॉक्स में पता है कैसे देखा, जिनके पहिए ना पर अब हमने ब्लॉक के पहिए डाल दिए। अभी जो पहियों में पता है, पहियों की बड़ी मस्त मैकेनिक्स होती है अंदर। पहियों की मैकेनिक्स पता है क्या प्रोवाइड करती है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो सरफेस और उसके बीच में, उससे वो कम करवाती है, मतलब उससे लेस करवाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अगर पहियों को अंदर से देखोगे ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसी मैकेनिक होती है पता है, ऐसी एक छोटे छोटे से बॉल होते हैं। तो जैसे ही जब ये देखोगे आप कि सबसे पहली चीज ये मूव करना चालू होती है जब भी आप कोई गाड़ी में चलाओगे। ठीक है, ये चीज मूव होगी ना, जिस डायरेक्शन में सपोज करो ऐसे डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो ये जो बॉल्स होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी, और वो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उससे भी बड़ा वाला आउटर सर्कल ऐसे डायरेक्शन में मूव करने वाला है ऐसी। और इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं लोग, इतना पॉलिश कर देते हैं ना। हाँ, और इसके अंदर देखो अब फ्रिक्शन जो है ना उसको बहुत सारे डिपेंडेंट्स होते हैं पता है सरफेस, जैसे ऑक्सीडेंट हो गए। ठीक है, बीच बीच में आपके पार्टिकल्स के मूवमेंट हो गए, इधर से सरफेस चेंज बहुत इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज हो रहा है, तो इस पे वो नेग्लिजिबल कर देते हैं। हम इसका टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जिसकी वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम हो जाता है। और ये टॉपिक था, ये आपके JEE एक मेंस में आया था इसके ऊपर एक। ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं था, थ्योरी था, और फिर बाद में आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का एक कंसेप्ट लगाना था। मैं भूल रहा हूँ क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, पर हाँ वैसा ही था। ये बस ये चीज़ आपको कंसेप्ट आपको सीखनी थी कि भाई एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सारी चीज़ें जो होती है जो सरफेस के बीच में रिएक्ट करती है, फ्रिक्शन घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो हम जो होगा ना, अब हमने देखो, अब आपको एक लास्ट चीज बता देता हूं, तो हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा ना, वो बराबर पता है किसके होगी, अगर आप वो दो सरफेस को कैसे भी पोजीशन में रख दो और एग्जामिन करो, है ना। बिकॉज जब तक सरफेस रिमेन्स द सेम, सरफेस ऑफ बोथ द बॉडी, ठीक है, जो कांटेक्ट में हो रही है वो सेम होगी, तब तक आप किधर भी ले जाओ उसको, किधर भी ले जाओ, तो नहीं मतलब कि एक कोई भी अर्थ में किसी जगह पर ले जाओ, उस जगह पर आपकी सेम होने वाली है। ठीक है, गिवन दैट आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़े स्टेबल हो। तो ये था फ्रिक्शन का बात भाई, हमने आपको थोड़े से एग्जांपल्स भी बताए। ठीक है, एग्जांपल्स अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया ना, वो आपके 90% सवाल कर देंगे, 10% होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप अभी के लिए क्या करेंगे, आप थोड़े क्वेश्चन लगाएं, 2 सब्सक्राइबर कर दे तो इसको हमारा प्रोजेक्ट एंड मोशन का क्वेश्चन से सीरीज बाकी है, फिर इसके भी निकालेंगे। तो प्लीज़ जल्दी 200 सब्सक्राइबर कर दें, और तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भाई ज़्यादा बेनिफिट यार उठाओ ये वीडियो के, यार तुम लोग उठा देनी हो, व्यूज़ नहीं देते हो। चलो तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।